गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम कक्षा 8 का पृथ्वी और हमारा जीवन का पाठ 3 पढ़ेंगे। हमारा पाठ 3 क्या है? धरातल के रूप बदलने वाले कारक। मतलब कि इस धरातल पे, पृथ्वी की धरातल पर कैसे रूप बदला है, उसके कारक क्या हैं, हम वो पढ़ेंगे। वो भी कौन से कारक पढ़ेंगे? हम आंतरिक कारक पढ़ेंगे। तो पहले हम यह जान लेते हैं कि आखिर यह जो हम पृथ्वी के धरातल पर देखते हैं कि ऊंचा नीचा, पृथ्वी, पहाड़, मैदान, महाद्वीप, सागर, यह सब कुछ आया कैसे, बना कैसे? क्या आपको लगता है कि यह सब कुछ पहले से ही था? नहीं। देखिए, पहले क्या था कि पहले जो है यहाँ पे यह सामान नहीं था, ठीक है। वो हम बाद में पढ़ेंगे, पर हम अभी ये समझ लेते हैं कि हम एक पृथ्वी के नीचे लावा है, ठीक है, और लावा के ऊपर एक प्लेट है। मतलब जिस धरती पर हम हैं, जो सतह है वह एक प्लेट की तरह है, और हम एक लावा जो कि तरल पदार्थ है, हम उसके ऊपर तैरते हैं। पर वह लावा का पर ये जो तैरने का स्पीड होता है वो बहुत ही कम होता है। जिसकी गति होती है, वार्षिक गति, वो केवल कुछ मिलीमीटर ही होती है, ठीक है। और यह जो प्लेट होता है वह इधर से उधर हमेशा हिलता रहता है, जिसकी वजह से बहुत कभी कभी सागर, कहीं हम मोड़दार पर्वत, यह सब कुछ देखते हैं, ठीक है। तो जैसे कि आप इस मैप में भी देख सकते हैं कि यहाँ पे दिखाया गया है कि देखिए, प्लेट की गति की दिशा। अब यहाँ पे कुछ प्लेट है। अब अब ये प्लेट्स कौन से हैं? ये देखिए, दक्षिण अमेरिका प्लेट, अफ्रीका प्लेट, इंडो ऑस्ट्रेलिया प्लेट, यूरेशियन पेंट, उत्तर अमेरिका प्लेट, ऐसे करके प्लेट होते हैं, ठीक है। तो यह प्लेट में क्या होता है? गति होती है, पर यह गति बहुत ही ज़्यादा स्लो होती है। मतलब कुछ मिलीमीटर की ही होती है, ठीक है, बहुत धीमी होती है। तो अब यहाँ पे आप इसमें देख सकते हैं गति के कैसे। ये जो दक्षिण अमेरिकी प्लेट है, इसमें जो फोर्स प्लेट की गति है वो इधर, इसलिए वो इसी एक साथ इकट्ठे हुआ है, ठीक है। अगर यही जो है इधर और इधर गति होने लगता तो ये टूट जाता, ठीक है। पर यहाँ पर ऐसा नहीं है। इसी तरह से ये जो इंडियन ऑस्ट्रेलियन प्लेट है, ये भी इधर इस तरफ है, ऐसे अफ्रीकन प्लेट है, ऐसे करके आप जो है यहाँ पे देख सकते हैं। फिर निर्माण, अब इसमें भी क्या है? एक विनाशकारी प्लेट है, निर्माणकारी प्लेट है, और अनिश्चित प्लेट सीमा है, ठीक है। तो जो विनाशकारी होते हैं वो क्या होते हैं कि वो जैसे सुनामी और या भूकंप, ये सब लाने के ज़्यादा संभावनाएं होते हैं, ठीक है। और जो निर्माणकारी होते हैं उनसे क्या होता है कि दो प्लेट जुड़े, और जैसे कि एक प्लेट मान लीजिए आपका ये है दक्षिण अमेरिका का, ठीक है, एक प्लेट आपका ये है, एक प्लेट आपका ये है, ठीक। तो जब ये दोनों एक साथ जुड़ जाएंगे, एक प्लेट आपका ये है, एक प्लेट आपका ये है, जब ये दोनों ऐसे जुड़ जाएंगे तो वो क्या हो जाएगा? एक निर्माणकारी प्लेट हो जाएगा, ठीक है। तो बहुत तरह के प्लेट होते हैं। अब हम ये देखते हैं कि विवर्तनिक संचलन क्या होता है। कि जो ये प्लेट, अभी मैंने आपको समझाया ना कि प्लेट एक गति से तैरते हैं लावा के ऊपर, जो बहुत ही धीमी होती है, उसी गति को हम क्या कहते हैं? विवर्तनिक संचलन कहते हैं, या टेक्टोनिक मूवमेंट कहते हैं, ठीक है। इस गति के कारण ही पृथ्वी की सतह पर परिवर्तन होता है, ठीक। किसके कारण होता है? विवर्तनिक संचलन के कारण होता है, ठीक है। मतलब एक टेक्टोनिक मूवमेंट हमेशा पृथ्वी की सतह पर रहता है। फिर हम देखते हैं इन जो टेक्टोनिक मूवमेंट है या विवर्तनिक संचलन है, इनके कारण जो है कटकों या सागरों का निर्माण होता है। जैसे कि हम देख सकते हैं कि समुद्र अगर कि जब दो प्लेटें जो हैं एक दूसरे से जब दूर जाने लगती हैं ऐसे करके, ठीक है, मान लीजिए दो प्लेट है और वो दूर जा रही है, तो रिड्ज बनता है। रिड्ज मतलब कि मध्य वो ऊपर बनता है, लेकिन वही जब समुद्र के नीचे बनता है तो वो कटक हो जाता है, ठीक है। उसको जैसे कि मध्य महासागर कटक में मध्य अटलांटिक सागर कटक है, ठीक है। और फिर ऐसे ही जब दो प्लेट एक दूसरे के ऊपर आने लगते हैं
तो आपको तो वो क्या हो जाता है, एक मोड़दार पर्वत, जैसे कि भारत को आप देख सकते हैं कि ये भारत का जो ये प्लेट है वो बहुत ही इधर जा रहा है, और इधर का भी प्लेट है, इधर का प्लेट है, तो ये एक दूसरे को कोलाइड कर रहा है, जिसकी वजह से एक मोड़ बन जाता है, ठीक है। और उसकी वजह से हिमालय का निर्माण हुआ है, हिमालय पर्वत का निर्माण होता है इसी वजह से, ठीक है। और ये जो गति है ना अभी भी चली आ रही है, और बहुत ही धीरे 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 यह गति हो रही है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम, तो हमने ये पढ़ा कि फिर अब देखिए ये सब हम जो पढ़ रहे हैं ये आंतरिक गति है, ठीक है। तो दो कारण होते हैं धरातल के रूप बदलने का, एक आंतरिक बल के कारण होता है, एक बाह्य बल के द्वारा होता है, ठीक है। लेकिन हम आज यहाँ पर आंतरिक बल के द्वारा पढ़ेंगे, ठीक है। आंतरिक बल में दो प्रकार के होते हैं आंतरिक बल, एक दीर्घकालिक होते हैं, एक आकस्मिक बल होते हैं। दीर्घकालिक मतलब कि जो बहुत ही धीरे 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 बल लगते हैं, और आकस्मिक बल कौन से बल होते हैं, जो अचानक से, बहुत ही अचानक से तेज़ी से कोई बल लगता है, वो आकस्मिक बल होते हैं। दीर्घकालिक धीरे धीरे वाले जैसे वलन हुए या भ्रंशन होते हैं, और आकस्मिक में ज्वालामुखी या भूकंप होते हैं, ठीक है। आगे देखते हैं दीर्घकालिक बल क्या होते हैं। देखिए उसके पहले दीर्घकालिक बल जो होता है ये बहुत ही, इसका जो परिवर्तन बहुत ही धीमी गति से होता है, ठीक है, कि हमको इसका आभास तक नहीं होता है। ये बहुत हज़ारों वर्षों बाद हमको पता चलता है कि कुछ दिखाई देता है, ठीक है। जैसे कि कुछ कुछ आइलैंड्स होते हैं, या कुछ कुछ महाद्वीप या कुछ द्वीपें होती हैं जो कि धीरे धीरे जो है अपना एक रूप ले लेती है इसी मूवमेंट के कारण, मतलब विवर्तनिक संचलन के कारण, ठीक है। तो जैसे कि अब इस चित्र में आप देख सकते हैं कि पहले ये देखिए आप, इस ये पृथ्वी है, पहले जो है पृथ्वी में ये जो प्लेट्स थी ना, ये देखिए ये जहाँ हम रह रहे हैं ना ये प्लेट है, तो ये जो प्लेट्स हैं वो एक दूसरे में लगी हुई थी। तो 20 करोड़ वर्ष पहले पृथ्वी पर एक महाद्वीप था जिसे पेंजिया कहते थे, एक ही महाद्वीप था, ठीक है, ये सब कुछ एक में ही था, उसको हम क्या कहते थे, पेंजिया। लेकिन उसके चारों ओर जो है पेंथलसा नाम का महासागर था, मतलब कि पहले सिर्फ एक ऐसे मान लेते हैं, अगर ये पृथ्वी है तो पहले सिर्फ एक जो है यहाँ पर ये था, क्या कहते हैं, आपका पेंजिनिया करके महाद्वीप था, सिर्फ एक, मतलब यहाँ पे लोगों के रहने की जगह थी, और पूरा उसके अगल बगल क्या था, महासागर था, ठीक है। फिर बाद में क्या हुआ कि धीरे धीरे ये प्लेट जो है खिसकने लगी, ठीक। तो फिर आप देख सकते हैं कि यहाँ पे फिर पृथ्वी का ये जो पहले एक में थे वो अलग अलग होने लगे, अलग अलग होने के कारण जो है खिसकाव के कारण जो है आज हमारे 7 महाद्वीप हैं, अलग 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 अलग, और महासागर के भी विस्तार अलग अलग हो गए, ठीक है। भारतीय प्लेट प्रतिवर्ष लगभग 5 सेंटीमीटर की दर से यूरेशियन प्लेट से नीचे जा रही है, जिसके कारण हिमालय पर्वत लगातार ऊंचा हो रहा है। अब आप इसको देखिए, यहाँ मैप से समझ सकते हैं कि ये जो भारतीय ये भारत है ना, ये इसका जो ये है, ये भारतीय जो प्लेट है वो जो है गति से ऊपर जा रही है, ठीक है। और जिसकी वजह से यहाँ इसके ये यूरोपियन प्लेट है इसके यहाँ, तो यहाँ पे यही है आपका ये मोड़दार, यहाँ पे मोड़दार पर्वत, जिसकी वजह से हिमालय का निर्माण होता है, ठीक है। उसके बाद हाँ, दीर्घकालिक बल 2 रूप में काम करता है, ठीक है, वलन एवं भ्रंशन, ठीक। तो वलन क्या होता है, ठीक है, जब 2 प्लेटें आमने सामने गति करती हैं तब दबाव की क्रिया होती है, ठीक है। देखिए अगर ये एक आपका प्लेट है, ठीक है, समझ लीजिए कि ये आपका एक ज़मीन है, ठीक है, यहाँ पे हम रह रहे हैं, ये आपका पेड़ हो गया, यहाँ पे हम रह रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ ये जो 2 प्लेट है, एक मान लीजिए यहाँ पे 2 प्लेट है, इधर से भी एक फोर्स लगता है, इधर से भी एक फोर्स लगता है, बल लगता है, जिसकी वजह से एक मोड़ आ जाता है, ठीक है। मतलब अगर ये है तो अगर यहाँ भी से भी बल लग रहा है, यहाँ से भी बल लग रहा है, तो इसमें से एक मोड़ आ जाएगा, ठीक है, जो आप इसमें देख सकते हैं। इसमें ये देखिए यहाँ पे आप देख सकते हैं
कि इधर से और इधर से बल लगने की वजह से एक मोड़ आ गया, इसी को हम वलित पर्वत कहते हैं, जिसकी वजह से वलित पर्वतों का निर्माण होता है, जैसे कि हिमालय, आल्प्स, रॉकीज, एंडीज, ये सब कुछ हमने मैप में पिछले ही चैप्टर में देख लिया था। आगे बढ़ते हैं। भ्रंशन क्या होता है? जब दो प्लेटें विपरीत दिशा में गति करती है तो तनाव की स्थिति उत्पन्न होती है, इससे लंबी और गहरी दरारें पड़ जाती है, जिससे भ्रंश कहते हैं। अब क्या होता है, जैसे देखिए ये ह्रोस्ट पर्वत है, इसमें क्या होता है कि जब इसमें जो है अलग, उसमें हमने क्या पढ़ा था कि एक ही दिशा में होती है, अब इसमें अलग अलग दिशा में जो है आपकी प्लेट की गति होती है, तो जिसकी वजह से एक नीचे, अब ये इधर जा रहा है, ये इधर जा रहा है, तो इसकी वजह से ये वाली जो धरती है दब जाती है, इसी को हम रिफ्ट घाटी कहते हैं या रिफ्ट कहते हैं, ठीक है। और जैसे कि भारत में हम तो इधर, जब आप इधर के नीचे हो जाएगी तो थोड़ा इधर का ऊंचा हो जाएगा, तो इधर का ऊंचा हो जाएगा, है ना। तो वैसे उसी को ही हम पर्वत या जो छोटी छोटी पहाड़ी होती हैं वो कह सकते हैं। जैसे भारत में विंध्याचल है और सतपुड़ा पर्वत है, ब्लॉक पर्वत की तथा नर्मदा और तापी नदियाँ भ्रंश घाटी के उदाहरण होते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। आकस्मिक बल क्या होता है? तो अभी हमने क्या देखा कि दीर्घकालिक, मतलब जो ये सब जो हमने बताया कि अभी धीरे 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 हिमालय का निर्माण क्यों हो रहा है, धीरे धीरे जो है ये प्लेट्स जो है एक दूसरे से टकरा रही है, ऐसे ही जो विंध्याचल है इनका जो है अलग अलग हो रही है। पर ये आकस्मिक बल क्या होता है? वो तुरंत का, मतलब जो तुरंत जो बल लगे उसको हम आकस्मिक कहते हैं, ठीक है। जैसे कि मतलब ऐसी जो प्लेटों की टकराहट होती है या गति होती है जिसके कारण तत्काल प्रभाव पड़ता है, उसे हम आकस्मिक बल कहते हैं। उसमें क्या क्या आते हैं? ज्वालामुखी आते हैं और भूकंप आते हैं, ठीक है। अब देखिए ज्वालामुखी हमने पहले ही पढ़ रखा है कि ज्वालामुखी कैसे होता है, लेकिन हम एक बार यहाँ पे एकदम शॉर्ट में समझेंगे, एकदम शॉर्ट में। सीधी बात है कि आपका जो मैग्मा है वो मैग्मा, आपको पता है कि पृथ्वी के सतह के नीचे मैग्मा है, ठीक है। अब ये क्या होता है कि जहाँ पे थोड़ी सी भी ये कम होती है, ये मैग्मा बाहर आने की जो अरे, तो देखिए जहाँ पर जैसे भूतल कमज़ोर होता है, ठीक है, मतलब कि आपके जो एस्थोनोस्फियर है वहाँ पे पहली बात जो है, जहाँ पे भी थोड़ी सी भी भूस्थल में कमज़ोरी होती है तो मैग्मा जो है उसको तोड़कर बाहर निकलने की कोशिश करता है, ठीक है। तो जब वो प्रयास करता है तो एक बहुत ही बड़ा ब्लास्ट होता है, विस्फोट होता है, उसी को हम क्या कहते हैं? ज्वालामुखी कहते हैं। जिसके थ्रू निकलता है उसको क्या कहते हैं? छिद्र कहते हैं। ये नली होती है आपकी, और ये बाहर जब निकलता है तो इसमें क्या होता है कि निकल के कभी कभी जो है यहाँ पे पानी वगैरह सब उनके लिए जगह, क्योंकि फट जाता है तो उनके लिए जगह बन जाता है, तो वो जो है यहाँ पे एक क्रेटर झील का निर्माण कर लेता है। उसी तरह से कभी कभी जो है ये निकल के मैग्मा जो है जम जाता है, जिसकी वजह से हमने पृथ्वी पर्वत ये सब पढ़ाई था कि उसका निर्माण हो जाता है, ठीक है। तो ये तो हमने पहले ही पढ़ लिया, इसलिए हम इसको ज़्यादा डिटेल में नहीं पढ़ेंगे। पर ज्वालामुखी को याद रखिएगा कि ज्वालामुखी कैसे होता है। ये आपके एकदम आसान भाषा में यही है कि जहाँ पे भी भूतल पर कमज़ोर होता है, वो भूतल जहाँ पर भी कमज़ोर होता है वहाँ पे मैग्मा बाहर निकलता है और वो पृथ्वी की सतह पर एकत्रित हो जाता है, जिसकी वजह से ज्वालामुखी पर्वत बनते हैं, और कभी कभी जो है वही फट के जगह बना देती है, जिसकी वजह से किसका निर्माण होता है? क्रेटर झील का निर्माण होता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं ज्वालामुखी के प्रकार। तो ज्वालामुखी के प्रकार कितने हैं? 3 प्रकार है, सक्रिय ज्वालामुखी, सुप्त ज्वालामुखी और शांत ज्वालामुखी, ठीक है। सक्रिय ज्वालामुखी कौन से ज्वालामुखी होते हैं? ये वह होते हैं जिसमें अभी भी मैग्मा निकल रहा है और मतलब ये हमेशा क्रियाशील होते हैं, मतलब इसमें हमेशा से मैग्मा, जो हमने भी यहाँ बताया, ये जो मैग्मा होता है ये हमेशा से इसमें निकलता ही रहता है, धीरे 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 हमेशा निकलता ही रहता है। लेकिन ये कहाँ कहाँ पाए जाते हैं? इटली के एटना में और स्ट्रॉम्बेली में पाए जाते हैं। सुप्त ज्वालामुखी कौन से ज्वालामुखी होते हैं? ये वह ज्वालामुखी होते हैं जिनका विस्फोट बहुत कम अर्थात कभी कभार होता है, ठीक है। मतलब कि इसमें मैग्मा बाहर आना चाहता है लेकिन वो उतना ज़्यादा नहीं आ पाता है और बहुत विस्फोट कम होता है, ठीक है। ये जैसे कि जापान के फ्यूजियामा और इटली के विसुवियस में पाया जाता है। शांत ज्वालामुखी कौन से ज्वालामुखी होते हैं? जो कि जैसे कभी ये जो है ज्वालामुखी हुआ था कभी उद्गार, ठीक है, मतलब कि इसमें से विस्फोट हुआ था, पर क्योंकि अब उसमें कोई भी संभावना नहीं बची है विस्फोट होने की और वह एक तरह से मर चुका है, मतलब कि अब उसमें जो है बाहर कुछ भी लावा वगैरह आने का उतना चांस नहीं है, उसको हम शांत ज्वालामुखी कहते हैं, ठीक है।
इसमें इसमें इसके जो मुख क्रेटर में पानी भर जाने के कारण क्रेटर झील बनता है। इसी जो है जो शांत ज्वालामुखी होते हैं, क्योंकि अब इसमें से जो मैग्मा निकल एक बार विस्फोट हुआ और आपका एक जगह बन गया, ठीक है, वहाँ पे खाली जगह बन गया और अब मैग्मा निकलने का आपका बाहर का 1% चांस नहीं है, तो वहाँ पे एक जगह बन जाता है जिसको क्रेटर कहते हैं, ठीक है, जिसकी वजह से वहाँ कभी कभी पानी भर जाता है और वो क्रेटर झील कहलाता है, ठीक है। क्रेटर झील आप म्यांमार के पोपा में तथा संयुक्त राज्य अमेरिका के क्रेटर झील में आप देख सकते हैं, ठीक है। विश्व के प्रमुख ज्वालामुखी कौन कौन से हैं? एटना या विसुवियस जो इटली में है, फ्यूजियामा जापान में, बैरन भारत में कहाँ पे? अंडमान एंड निकोबार। ये हमने पहले भी ये सब कुछ डिस्कस किया हुआ है, हमने ये सब बात कर चुकी है, ज्वालामुखी पर्वत के बारे में हमने सब बात किया हुआ है, ठीक है। मेयान फिलीपींस, क्रैकेटाओ कहाँ? क्रैकेटाओ इंडोनेशिया में, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। ज्वालामुखी का मानव पर प्रभाव कैसे पड़ता है? अब देखिए ज्वालामुखी का लाभकारी प्रभाव क्या है। वैसे तो ये आपकी बुक में लिखा है, इसलिए मैं बहुत ही शॉर्ट में इसको बस फटाफट बता दूंगी कि लावा से बनी काली मिट्टी में गन्ना तथा कपास की फसलें, जो लावा की मिट्टी होती है उससे गन्ना कपास इनकी फसलें जो है अच्छी पैदावार होती है। ज्वालामुखी विस्फोट से बहुमूल्य खनिज पदार्थ निकलते हैं, जैसे कि आपके लौह पदार्थ, ठीक है। फिर ज्वालामुखी क्षेत्र में गर्म जल स्रोत मिलते हैं, जैसे कि गंधक खुला रहा है जो चर्म रोग के लिए लाभकारी होता है, ठीक है, मतलब कि जो आपकी स्किन पे, जो चर्म पे, मतलब स्किन चमड़े पे जो रोग होता है उसके लिए लाभकारी होता है। अधिक तापमान वाली भाप को संचित कर भूतापीय बिजली का निर्माण होता है। अगर जिसका बहुत ही ज़्यादा ताप है, बहुत ही ज़्यादा गर्मी है, उससे हम बिजली बना सकते हैं। क्रेटर झील के बनने पर पर्यटक स्थल बनते हैं, और जैसे कि जो 2 विस्फोट के कारण जो है झील बन जाता है क्रेटर झील, जिसकी वजह से बहुत ही ज़्यादा पर्यटन होता है या पानी की सिंचाई या वहाँ से पानी का हम इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन इसके कुछ हानिकारक प्रभाव भी होते हैं। हानिकारक प्रभाव क्या होते हैं? इसके विस्फोट से निकलने वाले लावा के नीचे वनस्पति तथा जो भी, देखिए जो लावा निकलता है बाहर, वो वनस्पति जो भी पेड़ पौधे, अगर कुछ जानवर है तो उनकी मृत्यु हो जाती है, क्योंकि वो बहुत ही ज़्यादा गर्म होता है, ठीक है। ज्वालामुखी के कारण सभी पर्वतीय भागों में प्रायः भूकंप भी आते हैं। देखिए आपने ये मैप में भी देखा होगा कि ज़्यादातर जो ज्वालामुखी के कारण ही भूकंप आते हैं, ठीक है। लावा प्रवाह से सैकड़ों किलोमीटर तक खेत मकान सब नष्ट हो जाते हैं। अभी मैंने बताया कि लावा क्योंकि निकलता रहता है, इसकी वजह से नष्ट हो जाते हैं। समुद्र में ज्वालामुखी विस्फोट से जल उबलने लगता है, जिसे बड़वानल कहा जाता है। इसके फलस्वरूप समुद्री जीव जैसे मछलियाँ मर जाती है। कभी कभी क्या होता है कि यह ज्वालामुखी समुद्र के अंदर भी होता है, विस्फोट होता है, जिसकी वजह से जो है मछलियाँ भी मर जाती हैं। ज्वालामुखी उद्गार के समय कई जहरीली गैस निकलती है जो कि वायुमंडल को प्रदूषित करती है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब हम देखते हैं भूकंप क्या होता है। तो हम ये आकस्मिक पढ़ रहे थे, अब तो आपको समझ में आया ना कि कैसे ये बदलाव होता है। ज्वालामुखी से कैसे जो है आपका पर्वत बन जाता है, कैसे आपका क्रेटर बन जाता है, क्रेटर झील बन जाता है। तो ये सब कुछ जो है आकस्मिक होता है, ठीक है। इसमें बहुत समय नहीं लगता है, इसे आपको दिख जाता है, आपके सामने ही हो जाता है। पर जो हमने दीर्घकाली पढ़ा था वो बहुत ही समय बाद धीरे धीरे होता है, जो कि पता नहीं कितने हज़ारों वर्षों बाद हमको पता चलेगा कि हम कहाँ हैं, क्या है, ठीक है। तो अभी हम पढ़ते हैं भूकंप क्या होता है। देखिए भूकंप का सबसे बात समझने की ये है कि देखिए जब पृथ्वी की सतह पर अचानक कंपन होता है तो हम उसे भूकंप कहते हैं। आपने भी देखा होगा, कभी कभी न्यूज़ में देखा है, 1-2 बार यहाँ पे भी आया हुआ है यूपी में। भूकंप क्या होता है? हमको ऐसे कंपन महसूस होता है, ठीक है। तो ये कंपन क्यों होता है, कैसे होता है, वो हम यहाँ समझेंगे कि देखिए जो पृथ्वी की सतह के नीचे होता है ना, वहाँ पे एक जो, क्योंकि प्लेट मैंने आपको बताया कि हिलती रहती है, इधर उधर टकराती रहती है, दूर जाती रहती है, वो हमेशा एक गति में रहती है, ठीक है। तो क्योंकि वो गति में रहती है उसकी वजह से कभी कभी कुछ अंदर पृथ्वी के अंदर एक हलचल होती है, ठीक है। तो इन हलचल के कारण जो है एक तरंगे उत्पन्न होती है, मतलब कंपन उत्पन्न होता है। अब जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे ये हम मान लेते हैं कि यहाँ पे ऐसे एक प्लेट्स है, वो एक दूसरे से टकरा रही है, जिसकी वजह से बहुत ज़ोर से टकराया, और जिसकी वजह से अब आप सोचिए कि अब आप चलिए 2 ग्लास ले लीजिए और आप 2 ग्लास को टकराएंगे ज़ोर से, या 2 प्लेट, हम प्लेट पढ़ रहे हैं ना, तो चलिए 2 प्लेट हम टकरा के ऐसे छोड़ देते हैं, तो आप देखेंगे ना कि अभी तक जो है प्लेट कांपती हिलती रहती है और एक कंपन उसमें रहता है, ठीक है, वाइब्रेशन रहता है। तो उसी तरह से पृथ्वी की सतह के अंदर जब प्लेट्स जो है, जो ये प्लेट है वो एक दूसरे से जब टकराती है तो क्या होता है कि आपका एक कंपन होता है पृथ्वी के अंदर नीचे, ठीक है, एक कंपन होता है। तो जहाँ पे कंपन होता है, जहाँ पे आपका ये होता है, क्या कहते हैं, जहाँ से कंपन उत्पन्न होता है, मतलब जहाँ पे प्लेट टकराती है उसको हम क्या कहते हैं,
भूकंप केंद्र कहते हैं या फोकल पॉइंट कहते हैं, ठीक है, उसको हम क्या कहते हैं, फोकस कहते हैं। फिर यहाँ से जो कंपन है वो कंपन देखिए धीरे 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 ऐसे कंपन धीरे 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 फैल रहा है। तो इसको ये इसकी वजह से अब यहाँ पे, क्योंकि अब यहाँ पे जब कंपन हो रहा है तो ये देखिए ये एक दरार पड़ गई है पृथ्वी में। इस दरार की वजह से यहाँ इस पृथ्वी का सतह में आप देखेंगे यहाँ अंदर दरार पड़ रही है, ये पृथ्वी का ऊपरी सतह है, ठीक है। तो ऊपरी सतह भी यहाँ पे दरार पड़ जाती है और अलग अलग हो जाता है, ठीक है, अलग अलग हो जाता है, जिसकी वजह से अब क्या होता है कि ये जो फोकल पॉइंट है इसके जस्ट ऊपर का जो पॉइंट है एपिसेंटर, यहाँ पे सबसे ज़्यादा आपको कंपन महसूस होता है। तो जब कंपन महसूस होगा उसकी वजह से आपको देखेंगे कि घर गिर जाता है, पंखे वंखे गिर जाते हैं, तो ये सब कुछ दिक्कत होता है, ठीक है, हमने देखा है, बहुत ही खतरा होता है। तो सबसे ज़्यादा जो फोकल पॉइंट है मतलब जहाँ पे टकराहट है उसके जस्ट ऊपर एपिसेंटर होता है, वहाँ पे सबसे ज़्यादा आपको फील होता है। जैसे कि आप हमेशा दिल्ली में देखते होंगे कि आपको भूकंप सुनने को मिलता है, तो भूकंप क्योंकि दिल्ली के नीचे जो है फोकल पॉइंट हमारा स्थित है, जिसकी वजह से भूकंप जो है वही हमारा एपिसेंटर है, ठीक है। सबसे ज़्यादा वैसे तो भारत में गुवाहाटी में होता है, ठीक है, एपिसेंटर जो है वो गुवाहाटी है। फिर यहाँ पे ये जो देखिए आप यहाँ पे ऐसे निकलता है जिसकी कंपन के कारण जो इसको हम भूकंपीय तरंग या सिस्मिक वेव कहते हैं। यहाँ पे ये फॉल्ट आपका निकल होता है, फॉल्ट मतलब कि जो आप दरारें देख लेते हैं पृथ्वी पे हो जाती हैं, फिर आपके ये तरंगे हैं और ये आपका भूकंप केंद्र है, ठीक है। अब भूकंप एवं सुनामी क्या होता है, देखिए भूकंप और सुनामी लोग समझते हैं कि एक ही होता है, सुनामी में कुछ ऐसा नहीं होता। देखिए सुनामी में क्या होता है कि समुद्र के अंदर जो है, जो तलहट के अंदर जो होता है उसमें एक ऊंची नीची लहरें होती हैं। किसके कारण होती है, वो इसी भूकंप के कारण। तो अब ऐसे जैसे यहाँ पे नीचे हो रहा है पृथ्वी के नीचे, अगर मान लीजिए यहाँ पे समुद्र होता तो क्योंकि समुद्र में तो दरार पड़ेगी नहीं, वो तो पानी है, तो इसीलिए उसमें उछाल आने लगती है और इसी उछाल के कारण जो है हमें सुनामी देखने को मिलता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम। भूकंप से बचने के लिए हम 5 कदम उठाना है। देखिए भूकंप से बचने के लिए आपके बुक में काफ़ी बचाव दिए गए हैं और यह आप सबको हर एक इंसान को जानना बहुत ज़रूरी, क्योंकि हम कभी भी इन सब परिस्थितियों का फेस कर सकते हैं। तो हमें जो है इनसे बचने के लिए एक हमेशा से एक हमें बैकअप प्लान रखना चाहिए। तो मैं अभी आपको 5 इंपॉर्टेंट बताती हूँ, पर आपके बुक में और भी हैं तो आप उससे पढ़ लीजिएगा, ठीक है। देखिए भूकंप महसूस होते ही आप घर से बाहर निकलकर खुली जगह पर चले जाएं। जैसे ही आपको लगे कि भूकंप आपको हल्का सा भी झटका लग रहा है, आप तुरंत घर से बाहर भागिए, क्योंकि घर का ही ज़्यादा चांस, क्या खुले मैदान में आप रहेंगे तो आपको जो है आपके ऊपर कुछ गिरेगा नहीं, आप बच जाएंगे। लेकिन अगर आप बिल्डिंग में रहेंगे तो जितनी ऊँची बिल्डिंग रहेंगी उतने ज़्यादा चांस है उसका नीचे गिरने का और वो आपके ऊपर गिर जाएगा, ठीक है। फिर आपका अगर घर में से बाहर निकलने में, अगर आप घर से बाहर नहीं निकल पाते हैं, आप कहीं ऐसे जगह पर रहते हैं कि आप नहीं जल्दी से भाग पाते हैं, तो आप कमरे में किसी कोने में या किसी मजबूत फर्नीचर के नीचे छुप जाइए, ठीक है। और सिर के साथ साथ शरीर के अन्य संवेदनशील अंगों को पहले बचाने की कोशिश करिए। सिर को बचाना बहुत ज़रूरी है। तो आप ऐसे नीचे झुक के, टेबल है कोई या कुछ उसके नीचे, तो क्या है कि आपकी जो भी बिल्डिंग वगैरह गिरेगी वो टेबल के ऊपर गिरेगी, आपके ऊपर सीधे नहीं गिरेगी, तो आप उससे बच सकते हैं, ठीक है। घर के बाहर निकलकर कभी भी बिजली, और आप ये सब अपने आप को भी सिखाइए, अपने घर वालों को भी बताइए, ज़रूर बताइए, क्योंकि ये आपको नहीं पता कि कल किसके साथ क्या हो जाए, कहाँ पे भूकंप आ जाए, ठीक है। और उत्तर प्रदेश में आ सकता है। तो घर के बाहर निकलकर कभी भी बिजली, टेलीफोन के खंभे या पेड़ पौधों के नीचे ना खड़े हो। देखिए अब आप ये भी कहेंगे कि हम बाहर निकल गए घर से, लेकिन जाके आप भाई बिजली के खंभे के नीचे चले गए या पेड़ पौधे के नीचे चले गए, तो वो भी तो हिलेगा ना, उसका भी चांसेस है गिरने के। तो इसीलिए आप एकदम खुली जगह पे जाइए जहाँ पे ना बिजली का खंभा हो, ना टेलीफोन का खंभा हो, ना पेड़ पौधे हो, ठीक है। फिर भूकंप महसूस होते ही, अगर आपको हल्का सा भी भूकंप महसूस होता है तो आप टीवी, फ्रिज, बिजली के सारे उपकरण के प्लग निकाल दीजिए, नहीं तो आपको करंट लगने के भी चांसेस हो सकते हैं। एक बार बहुत तेज भूकंप आने के बाद कुछ घंटे तक आफ्टर शॉक आ सकते हैं। मतलब एक भूकंप आता है बहुत ज़ोर से, जैसे अभी हमने समझा यहाँ पे कि एक आपको यहाँ पे जब एक कंपन होती है तो वो कंपन आपको एक बार लगेगा कि हाँ हो गया, अब नहीं होगा, लेकिन कभी कभी वो कंपन अभी भी हो रहा होता है जिसकी वजह से हमको आफ्टर शॉक, मतलब बाद में भी थोड़ा थोड़ा फील होता है। तो उससे बचने के लिए जो है आप जो है हमेशा ध्यान रखें, ठीक है।
उसके बाद भूकंप से मानव को होने वाले लाभ या हानियाँ भी आपके पुस्तक में दिया है। मैं बहुत ही शॉर्ट में इसको एक बार बता देती हूँ, ठीक है। भूकंप से हमको क्या लाभ होता है और क्या हानि होती है, ठीक है। भूकंपीय तरंगों पृथ्वी के को पार कर जाती है, जिससे हम पृथ्वी के भीतर की जानकारी मिलती है। अब ये जो हम पृथ्वी में क्या है, कैसे हलचल हो रही है की जो पढ़ाई उसकी करनी है, इससे हमको पृथ्वी की तरंगों, जो भूकंपीय तरंग होती है, उससे हमको लाभ मिलता है। भूकंप आने से जो बहुमूल्य खनिज पदार्थ होते हैं वो पृथ्वी के आंतरिक भाग से धरातल पर आ जाते हैं। अब आप सोचेंगे कि भूकंप से भी फायदा होता है, मतलब अर्थक्वेक से जो भूकंप है जिससे इतना नुकसान हो रहा है उसका फायदा, हाँ कुछ फायदे उसके भी हैं। जैसे कि जो पृथ्वी खनिज पदार्थ होते हैं जो हमें बहुत सालों तक हम खोद के अंदर से निकालते हैं, वो आपको भूकंप की वजह से, मतलब ये वेव की वजह से, सिस्मिक वेव की वजह से वो जो आपके पदार्थ हैं, खनिज पदार्थ, वो ऊपर आ जाते हैं, ठीक है, धरातल पर आ जाते हैं। फिर समुद्री भाग से भूकंप आने से तटीय भाग नीचे धंस जाते हैं, जिससे गहरी खाइयों का निर्माण होता है, जिसके फलस्वरूप जलयान तटीय क्षेत्र तक पहुंचते हैं। इससे व्यापार में सहायता मिलती है, ठीक है। तो अगर समुद्र में भूकंप आता है तो क्या होता है कि जो तट के भाग होते हैं, मतलब जो किनारे होते हैं, वो नीचे धंस जाते हैं, जिसकी वजह से पानी और बाहर आ जाता है, जिसकी वजह से वहाँ के लोगों को व्यापार करने में और भी ज़्यादा सुविधा होती है, ठीक है। लेकिन हानि क्या होता है, देखिए हानि तो हमको बड़ा पता है। हानि क्या क्या होता है, भूकंप से सड़क, रेल पटरी, पुल या बिजली के खंभे ये सब टूट जाते हैं। भूकंप से मकान नष्ट हो जाते हैं, कल कारखाने नष्ट हो जाते हैं। भूकंप प्रभावित क्षेत्रों में भूस्खलन क्रिया तेजी से होती है, जिससे बड़े बड़े भूभाग धंस जाते हैं, मतलब कि ज़मीन भी अंदर कभी कभी धंस जाती है। फिर गहरे समुद्री भागों से तीव्र भूकंप आने के कारण जो है समुद्री हानि होती है, जैसे सुनामी वगैरह, इन सब की वजह से हानि होती है जो तट पे रहते हैं, ठीक है। तो हमने क्या क्या पढ़ा एकदम शॉर्ट में फिर से समझ लेते हैं। देखिए एकदम शॉर्ट में पढ़ेंगे कि हमने पढ़ा कि आपका धरातल के रूप बदलने के कारक, दो कारक पढ़े, आंतरिक कारक और बाह्य कारक। तो बाह्य कारक, बाह्य हमको यहाँ नहीं पढ़ना, हमको आंतरिक कारक पढ़ना है। अब ये विवर्तनिक संचलन क्या होते हैं, जो दो प्लेट्स आपस में टकराते हैं या दूर जाते हैं, इन जो प्लेटों की मूवमेंट होती है या इनकी जो गति होती है उसी को हम क्या कहते हैं, विवर्तिक संचलन कहते हैं। मध्य महासागरीय कटक और महासागरों का निर्माण इन्हीं विवर्तिक संचलन के कारण या टेक्टोनिक मूवमेंट के कारण होता है, ठीक है। आगे हमने क्या पढ़ा कि आंतरिक बल के दो प्रकार होते हैं, दीर्घकालिक और आकस्मिक। दीर्घकालिक में वलन और भ्रंशन, आकस्मिक में ज्वालामुखी और भूकंप। वलन, दीर्घकालिक बल क्या होते हैं, वो बहुत ही धीमी 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 गति में होते हैं, हजारों वर्ष साल में एक उसका निर्माण होता है जो हमको सामने से नहीं पता चलता है, ठीक है। तो ये इसमें जो है दो होते हैं, वलन और भ्रंशन होते हैं। वलन क्या होता है कि जब दो प्लेट जो है आपस में टकराते हैं और जिसकी वजह से एक मोड़ बन जाता है, जैसे कि हिमालय, आल्प्स और रॉकीज और एंडीज में पाया जाता है। पर जो विलय भ्रंशन होता है उसमें क्या होता है कि वो प्लेट्स जो है अलग एक दूसरे से दूर जाती है, जिसकी वजह से रिड्स या रिफ्ट घाटी बनता है, जैसे कि आप भारत में विंध्याचल, सतपुड़ा पर्वत, ब्लॉक पर्वत में ये सब देख सकते हैं, ठीक है। और ये एक्चुअली इसमें जो है इसी में कभी कभी पानी आ जाता है तो वो नदी का निर्माण, एक पॉन्ड का निर्माण कर लेता है, और अगर पानी नहीं होता तो वो एक रिड्स का निर्माण कर लेता है या रिफ्ट का निर्माण कर लेता है। उसके बाद आपका आता है आकस्मिक बल। आकस्मिक बल में दो होते हैं, ज्वालामुखी और भूकंप होते हैं। ज्वालामुखी कौन से होते हैं वो हमने पूरा समझा कि पृथ्वी से जहाँ पे भी वीक होता है वहाँ पे जो आपका मैग्मा बाहर आ जाता है और कभी कभी फट जाता है, वो क्रेटर की झील बन जाता है, या कभी कभी जो है मैग्मा बाहर आ जाता है जिसकी वजह से आपका क्या बन जाता है, पर्वत बन जाता है। अब ज्वालामुखी के प्रकार हमने क्या क्या पढ़े थे, सक्रिय ज्वालामुखी, सुप्त ज्वालामुखी और शांत ज्वालामुखी। प्रमुख ज्वालामुखी कौन कौन से, ये सब हमने देख लिया है। आगे देखते हैं पृथ्वी ज्वालामुखी का प्रभाव क्या क्या पड़ता है। लाभकारी प्रभाव जैसे कि गन्ना, इसकी जो है मिट्टी में हमें गन्ना और इन सब का फल लगाने में पदार्थ होता है, खनिज पदार्थ की खोज में होता है, ये सब कुछ होता है। पर हानिकारक क्या होता है कि जीव जंतु का नुकसान होता है, वहाँ पे खेतों का नुकसान होता है, ये सब कुछ होता है। इसकी वजह से भूकंप आता है, ये सब कुछ होता है, हमने पढ़ा है। भूकंप क्या होता है हमने ये भी शॉर्ट में पढ़ लिया कि आपके यहाँ पे फोकल पॉइंट है, मतलब कि आपका जो दो प्लेट है उसमें टकराहट की वजह से, बहुत जोर की टकराहट की वजह से एक कंपन पैदा होता है इसमें पृथ्वी के सतह के अंदर, जिसके वजह से बाहर जो है एक भूकंप आता है, ठीक है। और इन भूकंप के बचने के लिए 5 कारण हमने पढ़ लिए कि आपको खुले मैदान में तुरंत चले जाना चाहिए, आपको अगर आप नहीं भाग पा रहे तो आप टेबल के नीचे तुरंत छुप जाइए, या कोई ऐसी चीज़ के नीचे, मजबूत चीज़ों के नीचे अपना सर बचाइए, ये सब कुछ, टीवी फ्रिज बंद कर दीजिए, इत्यादि इत्यादि, ठीक है। और फिर उसके लाभ क्या होते हैं भूकंप के लाभ जो है आपके खनिज पदार्थ जो होते हैं वो ऊपर आ जाते हैं, धरातल पर आ जाते हैं। फिर हमें पृथ्वी की तरंगों की वजह से पृथ्वी के
पृथ्वी के बारे में पढ़ने को मिलता है। फिर समुद्री भाग में भी भूकंप आने से जो है उनको ट्रैवल करने में आसानी होता है। लेकिन हानि हमको पता ही है कि हमारे पेड़ पौधे, घर ये बिल्डिंग जो है, सड़क रेल पटरी, इन सब का तहस नहस हो जाता है। फिर भूस्खलन हो जाता है, मतलब लैंडस्लाइड्स हो जाती है, और भूकंप आने से सुनामी वगैरह की वजह से भी बहुत नुकसान होता है। ठीक है, तो इतना इस चैप्टर में है आपका। ये चैप्टर आपका कंप्लीट हो गया है। इसके बाद हम उसका क्वेश्चन आंसर करेंगे। अभी मैं आपको क्वेश्चन आंसर दूंगी, वह सबको आपको अपने से लिखना पड़ेगा। बाय बाय, टेक केयर।